हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल ट्रेंड स्पॉटर शुभम। आज हम इस वीकेंड एनालिसिस में बात करेंगे एक ऐसी कंपनी, एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो अपनी पीक वैल्यू से आज 80% डिस्काउंट पे मार्केट में अवेलेबल है, और जानेंगे क्या वो वजह रही जिसकी वजह से स्टॉक में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली और इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटीज अनलॉक हो सकती हैं। So without wasting any more time, let us dig deep into our screens and let us find out which stock this is. तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो अपने लाइफ टाइम हाइस के कंपैरिजन में आज 80% डिस्काउंट पे मार्केट में अवेलेबल है। 2018 में जहां ये स्टॉक 1400 का अवेलेबल होता था, वहीं आज ये अराउंड 220-225 रुपीज़ पर अवेलेबल है। और स्टॉक में इतने बड़े डिप का रीज़न कंपनी की पुअर परफॉर्मेंस रही है, जो ना सिर्फ स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होती है बल्कि कंपनी के लास्ट 3 इयर्स के फाइनेंशियल्स और उसकी बुक्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। जहां कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में अपने रेवेन्यू को लेस देन हाफ करा है, फ्रॉम 4000 CR इन दिसंबर 2018 टू 1900 CRs करंटली, वहीं कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट को 90% लूज करा है, फ्रॉम 1000 CR टू ओनली 100 CR। इनफैक्ट कंपनी का EPS भी कॉन्स्टेंटली डिप हो रहा है, from 22 rupees in December 2018 to only 2 rupees in the latest quarterly results। और इस पुअर परफॉर्मर कंपनी का नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, और आज हम अनफोल्ड करेंगे कंपनी के पुअर परफॉर्मेंसेस के रीज़न और कंपनी में अब यहाँ से फ्यूचर में क्या स्कोप नज़र आता है। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट आवर एनालिसिस। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जान ही चुके होंगे, हम आज यहाँ बात करने वाले हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में और जानेंगे कि आखिर एग्जैक्टली इस स्टॉक में चल क्या रहा है लास्ट फ्यू ईयर्स से, और क्या ये स्टॉक करंट प्राइस जो कि इसके लाइफ टाइम हाई से 80% के डिस्काउंट पे है, उसके बावजूद क्या ये स्टॉक अभी भी अट्रैक्टिव है। लेकिन किसी भी कंपनी जिसके शेयर्स अपनी पीक से 80% तक गिर चुके हैं, जिसके प्रॉफिट्स अपनी पीक से 90% और जिसके अर्निंग्स पर शेयर भी अपने हाई से 90% तक गिर चुके हैं, क्या ऐसी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने या उसके टारगेट्स डिसाइड करने से पहले हमें ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर उस कंपनी के साथ हिस्ट्री में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से कंपनी ने इतना डाउनफॉल देखा इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ ओनली 3 ईयर्स। और इसलिए इस कंपनी का और इस स्टॉक के फ्यूचर को जानने से पहले हम इसकी लास्ट फ्यू ईयर्स की छोटी सी बट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री को समझेंगे और वहीं से अपनी आज के एनालिसिस को शुरू करेंगे। तो आज की हमारी इस वीडियो को हम 4 छोटे पार्ट्स में एनालाइज करेंगे। तो फर्स्ट वी विल लुक इनटू द रीजंस बिहाइंड व्हाट लेड टू द डाउनफॉल ऑफ दिस कंपनी। इसमें हम बात करेंगे क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहे, क्या न्यूज़ ऐसी आई थी जिसकी वजह से कंपनी की फंडामेंटल्स को एक बहुत सॉलिड हिट लगा। सेकेंड, वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज़ द करंट सिनेरियो, करंट सिचुएशन अबाउट दोज फैक्टर्स विच हैड सच अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंपनी, और क्या वो फैक्टर्स आज एग्जिस्ट करते हैं या उन फैक्टर्स की आज क्या रेलेवेंस है, कितनी इंपॉर्टेंस है, उनको हम देखेंगे वीडियो की थर्ड पार्ट में। और अगर सब कुछ हमें फंडामेंटली सेटिस्फैक्टरी लगा तो फाइनल पार्ट में हम देखेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा एनालिसिस होगा, विच इज़ अ टेक्निकल एनालिसिस, और हम देखेंगे स्टॉक का फ्यूचर पोटेंशियल क्या है और एस्टिमेटेड टारगेट्स क्या बन सकते हैं। तो शुरू करते हैं फिर हम आज की अपनी एनालिसिस के फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे रीजंस विच लेड टू ब्लडशेड इन इंडिया बुल्स हाउसिंग फ्रॉम ₹400 स्टॉक प्राइस टू ₹220 इन जस्ट 3 इयर्स। तो इस डाउनफॉल को हम 4 मेजर रीजंस में कैटेगराइज कर सकते हैं, और इस स्टोरी की शुरुआत हम करेंगे 2018 की सबसे बड़ी न्यूज़ के साथ, विच वॉज द फेमस IL&FS क्राइसिस की न्यूज़ से। तो 2018 एक ऐसा साल था जिसमें बहुत सारी NBFC कंपनीज डिफ़ॉल्ट करने लग गई थी, और इस साल को इवन 2019 को ईयर ऑफ इंडियन शैडो बैंकिंग बबल बर्स्ट भी कहा जाता है। और इसकी शुरुआत हो चुकी थी अक्टूबर 2018 के अराउंड, जहां सबसे पहले IL&FS यानी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिंग सर्विसेज, इस कंपनी ने, विच वॉज इंडियाज़ बिगेस्ट NBFC lending firm, this had started to default।
और it first defaulted on a small commercial borrowing but then went on to default in multiple borrowings including 1000 crore rupees का default from SIDBI. So this was a major news in the market as IL&FS was a shadow banking giant, or default by such a big company triggered speculations of possibility of money being withdrawn by big investors which were invested in other NBFCs also. This was soon followed by a rating downgrade. Many rating agencies like CRISIL और बाकी रेटिंग एजेंसी ने बहुत सिवियरली रेटिंग को डाउनग्रेड करा, ना कि सिर्फ IL&FS को बल्कि बाकी सारी NBFC कंपनीज की भी रेटिंग को डाउनग्रेड करा. और मार्केट अभी इस शॉक से ओवरकम भी नहीं करा था जब मार्केट को एक और बड़ा शॉक मिला. एक और मेजर NBFC कंपनी, दिस टाइम हाउसिंग NBFC कंपनी, अगेन रिपोर्टेड अ डिफ़ॉल्ट, और ये थी द फेमस दीवान हाउसिंग फाइनेंस बैंक्रप्सी क्राइसिस. दिस नीड्स नो मेजर इंट्रोडक्शन. आई थिंक एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ दिस क्राइसिस. और इस क्राइसिस के बाद काफ़ी पैनिक स्प्रेड हो गया था मार्केट में, और काफ़ी म्यूचुअल फंड हाउसेस जो इन NBFCs के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स होते थे, जो इन NBFCs को मनी अपना इन्वेस्ट करते थे, उन्होंने भी अपने इन्वेस्टमेंट को काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप करा. 25 to 30% ड्रॉप हुई म्यूचुअल फंड हाउसेस की इन्वेस्टमेंट इन NBFCs में. और इनफैक्ट इन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने NBFCs के कमर्शियल पेपर को भी मार्केट में काफ़ी डिस्काउंट पर सेल करना स्टार्ट करा. इसकी वजह से हुआ ये कि ये NBFC कंपनीज़, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ जहाँ से पैसा बोरो करते थे, उन्होंने भी अपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को कॉस्ट ऑफ लेंडिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था, जिसकी वजह से द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर दीज NBFC कंपनीज increased multifold and their businesses became less and less profitable. तो जहाँ म्यूचुअल फंड हाउसेस ने पैसा देना बंद कर दिया था NBFCs को, वहीं ये NBFCs अब जहाँ से पैसा उठा रही थी, they were borrowing at a very high cost which led to decreasing profits and even making losses. So these two major breakdowns of two major NBFCs, IL&FS and Diwan Housing Finance, led to a shattering of market cap of entire NBFC and housing finance industries, which included NBFC companies like HDFC, PNB Housing and even Indiabulls Housing Finance. They were directly or indirectly trapped in this ongoing chaos. सबकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ चुकी थी और सब कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो चुकी थी. इसके एकदम बाद बहुत सारी NBFC कंपनीज में लगातार बैंकरप्सी एक के बाद एक डिक्लेयर करनी स्टार्ट करी, और अनिल अंबानी लेड रिलायंस होम फाइनेंस ने डिफ़ॉल्ट कर दिया. उसके बाद अनिल अंबानी की दूसरी लेंडिंग कंपनीज रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल भी क्राइसिस में आई और कुछ बैंकरप्ट होने के बाद बंद हो गई. तो इस कंप्लीट 6 to 8 मंथ के क्राइसिस पीरियड में म्यूचुअल फंड्स हैड ड्रॉप्ड देयर लेंडिंग टू दीज हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बाय अप टू 25 to 30%, एंड दिस लेड फंडिंग क्रंच इन NBFC कंपनीज, और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी इन कंपनीज की काफ़ी बढ़ चुकी थी. तो जहां IL&FS क्राइसिस ने सारी NBFC फंडिंग कंपनीज की प्रॉब्लम को इनडायरेक्टली बढ़ा दिया था, वहीं कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थ्रू आउट द सेक्टर बढ़ जाने की वजह से अब सब NBFC डायरेक्टली इस क्राइसिस का पार्ट बन चुकी थी. इवन when they were themselves free from any financial defaults, they were now a part of this financial fiasco. इस इवेंट में पहले इनडायरेक्टली और फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व होने के बाद इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, स्पेसिफिकली इस कंपनी ने अपनी और भी कुछ पर्सनल डिफ़िकल्टीज फेस करना स्टार्ट करा. दूसरे कुछ नेगेटिव रीजंस, नेगेटिव सिचुएशन आनी स्टार्ट हुई इस कंपनी में, और वो काफ़ी हाईलाइट बन गई. और वो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी ये: मैनेजमेंट ऑफ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस वॉज अक्यूज्ड ऑफ मिस अप्रोप्रिएटिंग ₹98,000 करोड़ ऑफ पब्लिक मनी. और इस न्यूज़ के साथ इंडियाबुल्स हाउसिंग फर्स्ट टाइम डायरेक्टली कंट्रोवर्सी में मार्केट में आया.
दिस टाइम बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट एंड प्रमोटर इनकॉम्पिटेंसी इशू। और इसकी वजह से जो इंडिया बुल्स हाउसिंग और लक्ष्मी विलास बैंक का एक मर्जर होने वाला था, जिसके बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग को लार्ज चंक ऑफ इजी मनी, इजी कैश फ्लो मिलता, आरबीआई ने उस मर्जर पर स्टे लगा दिया और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और लक्ष्मी विलास बैंक का बड़ा मर्जर होने से आरबीआई ने रोक दिया। इस मर्जर के रुकने के बाद इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का शेयर एक दिन में ही इट ब्रोक 34% इन वन सिंगल डे। एंड वंस दिस न्यूज़ ऑफ मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंसी ब्रोक आउट इन द मार्केट, ये केस ऑफिशियली परसू हुआ और इस मैटर को जुडिशियल नॉलेज में ले जाया गया और PIL was filed against प्रमोटर समीर गहलोत फॉर रॉन्ग डूइंग इन कंपनीज एसेट। और जब एक बार कंपनी का डिस्प्यूट कोर्ट ऑफ लॉ में चला जाता है, उसको मार्केट हमेशा बहुत नेगेटिवली देखता है और काफ़ी लंबे टाइम तक वो नेगेटिविटी बनी रहती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस द शेयर प्राइस फेल मोर देन 25% अगेन, एंड हेंस 1400 से ग्रेजुअली ये शेयर 300 से 400 के प्राइस ब्रैकेट में आ चुका था। मार्केट ने यहाँ अभी इतना कुछ ऑलरेडी डाइजेस्ट करा भी नहीं था, वहीं मार्केट में एक और बहुत बड़ा और बहुत फेमस क्रैश आ जाता है, द फेमस कोविड क्रैश ऑफ 2020, जहां सारे सेक्टर, सारी कंपनी, सारे शेयर्स क्रैश हो जाते हैं। एंड ड्यूरिंग दोज डेज रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट फंडिंग कंपनीज वर द वर्स्ट परफॉर्मर्स, बिकॉज एट दैट टाइम हार्डली एनीवन वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ न्यू हाउस। And that COVID crash acted as the final nail in the coffin for India Bulls Housing Finance, and its share price collapsed to rupees 90 levels in 2020. So from 1400, this stock saw a beating till 80 to 90 rupees level because of endless factors coming up, endless news coming up in the company and in its sector in last 3 years. और ये सब बने थे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ब्रूटल क्रैश के कुछ रीजंस। तो आई होप व्यूअर्स को एक क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की अपनी न्यूज़ और उसके सेक्टर्स के रिलेटेड जो बाकी कंपनीज की न्यूज़ थी वो बने इंडिया बुल्स के क्रैश के रीज़न। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू पर्सनली ऐड हेयर इज़ दैट वी कैन सी दैट रीजंस वर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द कंपनी, पर कोई भी ऐसा रीज़न नहीं था जहाँ पे हमें कंपनी में डिफ़ॉल्ट देखने को मिला हो या बैंकरप्सी लाइक सिचुएशन देखने को मिली हो, जैसे कि हमें IL&FS, DHFL, रिलायंस की NBFCs में देखने को मिली थी। वैसी कोई डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन, बैंकरप्सी लाइक सिचुएशन इंडिया बुल्स में नहीं देखने को मिली। पर अब हम जल्दी चलते हैं पार्ट 2 और पार्ट 3 की तरफ और देखते हैं कि ये जो रीज़न्स रहे इंडिया बुल्स के डाउनफॉल के, इनमें से कौन से इश्यूज अब रिजॉल्व हो चुके हैं और क्या अब इस कंपनी ने अपने वर्स्ट डेज देख लिए हैं और क्या वो वर्स्ट डेज अब ख़त्म हो चुके हैं। तो जैसा हमने पार्ट 1 में देखा कि 2018 में NBFC में फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंकरप्सी बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ क्रम्बलिंग फॉर ऑल रियल एस्टेट एंड रियल एस्टेट फाइनेंसिंग कंपनीज। पर हमने ये भी देखा कि इस क्राइसिस में जो डायरेक्ट रोल प्ले करा था वो करा था IL&FS, DHFL ने, रिलायंस कैपिटल, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस जैसी कंपनीज ने जो डिफ़ॉल्ट कर गए थे और जो बैंकरप्ट हो गए थे। पर इन सब में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग, LIC हाउसिंग, इनफैक्ट HDFC जैसी कंपनीज का कोई भी रोल नहीं था और ना ही उनके फाइनेंशियल एसेट्स स्ट्रेस में थे। पर फिर भी उनका इन मल्टीपल अदर कंपनीज के डिफ़ॉल्ट की न्यूज़ आने की वजह से ही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनीज के स्टॉक प्राइस में 6 महीने के पीरियड में, फ्रॉम अक्टूबर 2018 टू जून 2019, इस पीरियड में ही 50% तक का स्टॉक प्राइस का करेक्शन आ चुका था। तो अगर हम इंडिया बुल्स की बात करें तो जहां इसका प्राइस 1200-1300 के लेवल पे था, वही अब इस पैनिक सिचुएशन की वजह से गिर के 600-700 तक आ गया था। मतलब बिना किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के मार्केट में सिर्फ पैनिक की वजह से इंडिया बुल्स जैसे स्टॉक्स 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हो चुके थे, विच लुक्ड क्वाइट अनजस्टिफाइड फॉर दीज काउंटर्स। पर अब करंट सिचुएशन ये है कि अगर हम इंडिया बुल्स की बात करें तो द कंपनी इज सफिशेंटली सॉल्वेंट। इनफैक्ट 2018 में इस कंपनी का
कैश फ्लो जब स्टॉक अपनी पीक पर था 2018 में, तब इस कंपनी में जो फ्री कैश फ्लो था वो था नेगेटिव में एट -25,000 करोड़। वहीं आज ये फिगर +7,000 करोड़ है जब इसके स्टॉक का प्राइस 80% डिस्काउंट पे है। 2020 से ये इसलिए कम हुआ है क्योंकि कोविड के बाद कंपनी हैड टू मेक इंक्रीज इन देयर प्रोविजन नंबर्स, जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्री कैश फ्लो कम दिख रहा है, बट अभी काफ़ी सफिशेंट है। सो वी कैन सी दैट कंपनी सफिशेंटली सॉल्वेंट एंड हैज़ इनफ फंड टू स्टे माइल्स अवे फ्रॉम डिफॉल्टिंग और bankruptcy like situations, and hence this fear and panic of financial stress for Indiabulls Housing Finance at least seems distant and something not to worry about at least for now. फिर हमने देखा कंपनी में प्रमोटर इनकॉम्पिटेंसी की वजह से बहुत कंट्रोवर्सी हुई एंड कंपनी ने बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फेस करी। इनफैक्ट प्रमोटर एंड फाउंडर समीर गहलोत पर रिसेंट ईयर्स में रॉन्ग डूइंग के एलिगेशंस भी लगते रहे, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स वर लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस। बट फाइनली बहुत रिसेंटली न्यूज़ आई कि समीर गहलोत हैज़ रिजाइंड एज द प्रमोटर ऑफ इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस एंड ही हैज़ सोल्ड ऑलमोस्ट 12% ऑफ हिज होल्डिंग फ्रॉम द कंपनी। और ये 12% स्टेक बाय करा है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने, ब्लैकस्टोन, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स ने। And guys, this event is in itself a major breakthrough and a big event for the company's possible turnaround in future. And I am saying this because of 3 big reasons. First reason being the fact that समीर गहलोत, जो खुद काफ़ी कंट्रोवर्सी में रहे थे लास्ट कुछ ईयर्स में कंपनी की परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट को लेकर, उन्होंने अब रिज़ाइन कर दिया है और अब वो मैनेजमेंट का पार्ट नहीं रहेंगे। सेकेंड बिग रीज़न बीइंग अब मैनेजमेंट चेंज एंड रीशफलिंग के बाद एक न्यू मैनेजमेंट बनेगी विद न्यू प्लानिंग, न्यू विजन, न्यू स्ट्रैटेजी एंड न्यू ग्रोथ ट्रैजेक्टरी। और ये बात खुद कंपनी के CEO ने एक्सेप्ट करा है, जहां उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला है दैट वी आर रेडी फॉर अ न्यू एंड रिवैम्प्ड इंडियाबुल्स 3.0। और थर्ड सबसे बड़ा रीज़न है ये, यहाँ हमने देखा 2018 में NBFC क्राइसिस की वजह से हाउसिंग लोन कंपनीज की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बहुत बढ़ गई थी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। पर अब समीर गहलोत के स्टेक सेल के बाद फॉरेन इन्वेस्टर्स जैसे कि ब्लैकस्टोन ने जो नया स्टेक परचेज करा है, इट इज़ बिलीव दैट ब्लैकस्टोन अलोन along with Morgan Stanley might soon become the largest shareholder in the company. तो इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर कंपनी वुड नॉट रिक्वायर टू बोरो फंड्स इन ऑर्डर टू गिव देम एज लोन्स। These foreign investors can infuse their own funds, which they procure at almost zero interest. They can infuse this fund in the company, which they will pass on as loans to final borrower. तो पहले जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरिंग फंड्स कंपनी का काफ़ी हाई था, वहीं अब वो फंड ऑलमोस्ट इंटरेस्ट फ्री फॉरेन फंड्स के फेस में कंपनी में अवेलेबल होगा। दिस अलोन विल इम्प्रूव कंपनीज मार्जिन बाय 8 to 10% एटलीस्ट। तो समीर गहलोत का रिज़ाइन करना और ब्लैकस्टोन, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़े स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का कंपनी में स्टेक लेना एक रेवोल्यूशनरी चेंज कंपनी के लिए बन सकता है आने वाले फ्यूचर में। उसके बाद हमने ये भी देखा कि इंडियाबुल्स के 2019 में क्रैश का एक मेजर रीज़न बना इंडियाबुल्स और उसके प्रमोटर समीर गहलोत के अगेंस्ट 98,000 करोड़ के फ्रॉड का PIL फाइल होना इन दिल्ली हाई कोर्ट। और इस न्यूज़ के बाद काफ़ी बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने फंड्स विड्रॉ भी करे, म्यूचुअल फंड्स ने भी इन्वेस्टमेंट को लाइटन अप करा और स्टॉक प्राइस में भी 20% का करेक्शन देखने को मिला था। अभी ये इस PIL पर करंट स्टेटस ये है कि इस पे अभी भी डिसीजन नहीं आया है और इस पे कोर्ट हियरिंग अभी भी चल रही है। पर अब इस केस का डिसीजन जो भी रहे वो शायद इस कंपनी की वर्किंग और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए इतना रेलेवेंट ना हो। उसके 2 रीज़न्स हैं। पहला है कि PIL मेजरली फाइल हुआ था कंपनी के प्रमोटर जो अब कंपनी के एक्स प्रमोटर हैं यानी समीर गहलोत के अगेंस्ट। PIL में मेंशन था कि प्रमोटर समीर गहलोत ने अपने पर्सनल बेनिफिट और पर्सनल यूज़ के लिए कंपनी फंड्स को शेल कंपनी में डाइवर्ट करा था। तो इस डायरेक्शन में जो भी आउटकम आता है वो मेजरली डायरेक्टेड होगा टुवर्ड्स समीर गहलोत और शायद इसलिए ही उनको पहले ही रिज़ाइन करवा दिया, जिससे इन फ्यूचर
कंपनी को या कंपनी के शेयर होल्डर्स को कोई भी फर्दर डार्कर डेज ना देखने पड़े इस मैटर की वजह से। बट येस, सिंस द कंपनी इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस मैटर, इसके पॉजिटिव या नेगेटिव डिसीजन का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो कंपनी पर ज़रूर आएगा, बट मे बी उतना सिग्निफिकेंट ना हो जितना समीर गहलोत के प्रमोटरशिप को कंटिन्यू करने से होता। सो नाउ दैट ही इज़ नो मोर इन दैट पोजिशन, द PIL इशू बिकम्स समवॉट लेस रेलेवेंट। और ये इशू इसलिए भी थोड़ा कम रेलेवेंट हो जाता है क्योंकि इसको ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं, एंड इन दोज 3 years अ लॉट हैज़ ऑलरेडी चेंज्ड फॉर द कंपनी। न्यू बिग फॉरेन इन्वेस्टर्स हैव कम इन, मैनेजमेंट हैज़ चेंज्ड, फंड्स फ्रॉम बॉन्ड मार्केट हैव ऑलरेडी बीन रेज्ड। तो अब इतने चेंजेस के बाद पुराने मैटर में रिजल्ट आएगा भी तो शायद नए फंडामेंटल्स पर बहुत इम्पैक्ट नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है PIL के डिसीजन का कंपनी के स्टॉक प्राइस पर माइनर इफेक्ट तो दिख सकता है, पर बहुत ही शॉर्ट लिव्ड और शायद नॉन रेलेवेंट ही रहेगा। आखिरी रीज़न इस कंपनी के क्रैश होने का जो हमने देखा था वो था कोविड क्रैश, जिसमें रियल एस्टेट सेक्टर सॉ द वर्स्ट हिट, एंड लाइक एनी अदर सेक्टर और स्टॉक, this stock was also butchered deeply, and this stock saw its least levels of ₹80 in March 2020। पर तब से लेकर अब तक रियल एस्टेट और रियल एस्टेट हाउसिंग सेक्टर में बहुत कुछ बदल चुका है। इनफैक्ट 2021 in itself रियल एस्टेट सेक्टर grew by 71%। Last quarter of 2021 was in fact the best quarter for this sector since 2015। 2022 is also likely to see much more exponential growth in this sector. And Indiabulls Housing Finance being a housing loan company, the greater the boom in real estate sector, the higher will be the growth for this company. And that is why even the COVID wounds are mostly healed up for this stock as of now. और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से गगन बांगा कि जो कि इंडिया बुल्स के CEO हैं, उनकी तरह मुझे भी पर्सनली यही लगता है कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस अपने 3.0 की जर्नी को शुरू ऑलरेडी कर चुका है। बट अ बिग डिस्क्लेमर, दिस इज़ ओनली माई व्यू एंड एनी इन्वेस्टर इज़ एडवाइज्ड टू डू हिज और हर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक और एनी अदर स्टॉक। अब हमने ये तो देख लिया है कि फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, तो अब जल्दी इसके चार्ट्स पर चलकर इसके फ्यूचर टारगेट्स भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब हम आ गए हैं इंडिया बुल्स के चार्ट्स पर, और इस चार्ट पर हम देख सकते हैं कि 2018 में ये स्टॉक कहीं 1400 पर था, और सिर्फ 3 साल बाद आज ये 210-220 लेवल्स के अराउंड आ चुका है। लास्ट 1.5 ईयर में इस स्टॉक ने बहुत ही छोटे रेंज में काम करा है। तो इस बहुत छोटी रेंज में इतने लंबे टाइम पीरियड में होना ये दिखा रहा है कि शायद स्टॉक अब बेस फॉर्मेशन में टाइम स्पेंड कर रहा है, और शायद अब सारी नेगेटिविटी, सारी न्यूज़ फ्लो को इस ही जोन में डाइजेस्ट कर रहा है। एंड वंस ऑल न्यूज़ फ्लो आर डाइजेस्टेड इन दिस रेंज एंड वंस द बेस फॉर्मेशन इज कंप्लीट, we can see a gradual upside in this stock, and this stock might march back towards its previous levels. Now I am not saying this will become 1400 rupees stock in few years, but definitely ये 350, 450 या अपने पुराने हाई 600 के लेवल्स तक को भी टेस्ट कर सकता है। इतना पोटेंशियल है स्टॉक में, तो यहाँ से डबल या इवन ट्रिपल भी हो सकता है in few years. However, of course, if things go south, there has to be a stop loss, which should be at around 175 levels, and therefore the risk reward ratio is also quite favorable. So this was all about the history, present and possible future of Indiabulls Housing Finance. I hope you liked the video. If you did like the video, do like, share and subscribe to my YouTube channel, and do not forget to join my Telegram channel, Trend Spotter Shubham. Thank you guys.